Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. तो नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर. अब कंस्ट्रक्टर मैं पहले पढ़ा रहा हूँ बाकी टॉपिक से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर बहुत बेसिक टॉपिक है. तो अब कोई मुझे बताएगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? बताइए. कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास और उसका नेम भी क्लास से सिमिलर ही होता है, मतलब क्लास का जो नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का होगा. बट उससे पहले एंड आपने इन बोला कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इज सेम एज क्लास, इसका क्या मतलब है? मतलब जो जो क्लास में एलिमेंट्स मतलब वेरिएबल्स होते हैं वो ही कंस्ट्रक्टर में भी होते हैं. कंस्ट्रक्टर कैन बी पैरामीटराइज्ड और मतलब उसमें हम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं वैल्यूज को या नहीं भी कर सकते. और कोई? Whenever constructor is created, memory is created for object of a class. फॉर ऑब्जेक्ट गलत है. और कोई बताएगा? सर एक्चुअली ऑब्जेक्ट मतलब जो वेरिएबल्स है क्लास के उनको एक बोल, तेरा डिफॉल्ट माइक बहुत वैल्यू दूर है या फिर ईयरफोन लगा कंस्ट्रक्टर ले. यूज होते हैं. आवाज बहुत धीमी आ रही है. सर जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना क्लास में उनको वैल्यू देने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं. मतलब वही वैल्यू पूरे क्लास में या प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगी. ठीक है, पूजा आप बताओ. Constructor is same like function, but it doesn't have any return type. अंकिता ने ज्वाइन नहीं किया है. कैन समवन कॉल हर? सर्वरी, उज्जवल. मैं बताता हूँ अभी आपको, एक बार अंकिता ज्वाइन कर ले. अब अंकिता आ गई और सर्वरी गायब हो गई. चलो आगे चलो. अमित क्यों नहीं आया आज? चलो वो पिछली क्लास से नहीं है तो आई कैंट टीच. तो देखिए, कंस्ट्रक्टर पहली बात तो एक फंक्शन है. ठीक है. कंस्ट्रक्टर इज नॉट सेम एज क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. कंस्ट्रक्टर इज नॉट सेम एज क्लास. कंस्ट्रक्टर का नाम होता है वो सेम एज क्लास होता है. ठीक है राशि? यस सर. स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस इज सेम एज क्लास, बट कंस्ट्रक्टर इज नॉट सेम एज ए क्लास. कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है क्लास का. ठीक है. कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विच इज सेम एज विच नेम इज सेम एज क्लास. ठीक है. आगे जैसे वैष्णवी ने बताया है, इट इज यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल. इट इज यूज टू इनिशियलाइज वेरिएबल. जितने भी क्लास का वेरिएबल्स होते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए होता है. जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है सी में, गार्बेज वैल्यू चली जाती है ना उसके अंदर. हेलो, कोई कुछ बोलेगा? जैसे सी के अंदर गार्बेज वैल्यू चली जाती है, और गार्बेज वैल्यू की जगह एक पर्टिकुलर वैल्यू जाए या फिर जीरो जाए, उसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं. जैसे सी में बाय डिफॉल्ट वैल्यू जीरो जाती है. ठीक है, सॉरी सी प्लस प्लस या जावा में. क्यों? क्योंकि उसमें बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है जो उसको वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज कर देता है. अब अदिति ने बोला है, वेन एवर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, मेमोरी फॉर डेटा मेंबर इज क्रिएटेड.
ये आंसर गलत है, उल्टा है, मतलब ये नहीं होता। whenever objects are called, ठीक है, whenever objects are called, जैसे ऑब्जेक्ट कॉल होते हैं कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अदिति समझ में आया? यस सर। जैसे ही आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप जब क्रिएट करते हैं तो मेमोरी क्रिएट होती है, कंस्ट्रक्टर से मेमोरी क्रिएट नहीं होती। कंस्ट्रक्टर से क्या होता है, वो जो मेमोरी क्रिएट हुई है डेटा के लिए, उस डेटा को जो वैल्यू देनी है वो वैल्यू इनिशियलाइज करेगा कंस्ट्रक्टर। आई मेरी बात समझ में? यस सर। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, और यही आपको डेफिनेशन बोलनी है, याद रखना। कंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करना है, रैंडमली नहीं बताना है, जैसे कि अभी आप लोग एक एक दो दो लाइन बता रहे थे, नहीं, हमें सब बताना है, ठीक है। देखिए, कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज सेम नेम एज द क्लास, जो क्लास का नाम होता है वही नाम कंस्ट्रक्टर का होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का कभी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, दे आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड एज सून एज ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, अपने आप कॉल हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। आपको कंस्ट्रक्टर की कभी कॉल नहीं दी जाती, आप कभी भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मेन के अंदर कॉल नहीं करते हो, वो अपने आप कॉल हो जाता है। इज इट क्लियर? आपको कभी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना होता, याद रखिएगा ये बात। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा अपने आप कॉल हो जाएगा। इज इट फाइन? पूजा समझ में आया बच्चे? हाँ सर। ओके, आगे क्या है, दो प्रॉपर्टीज और हैं। कंस्ट्रक्टर कभी स्टैटिक नहीं होते, कंस्ट्रक्टर कभी वर्चुअल नहीं होते। ये 5 प्रॉपर्टी अगर आपने एज इट इज बता दी, इंटरव्यूअर विल बी इम्प्रेस्ड। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस सर। स्टैटिक क्यों नहीं होते, वर्चुअल क्यों नहीं होते, ये मैं थोड़े टाइम बाद जब स्टैटिक पे पहुंचूंगा, वर्चुअल पे पहुंचूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। याद रखना, ये चीज लिख लो। देखिए, मैं आपको अभी उसके जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सबके रीजन दूंगा, ठीक है। हर चीज के पीछे क्या रीजनिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी है बस लिख दी, जैसे लिख दिया कि कंस्ट्रक्टर आर नॉट स्टैटिक, या फिर लिख दिया कंस्ट्रक्टर आर नॉट वर्चुअल। क्यों नहीं होते ये हमें बताना है, ये हमें याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके सर। ओके, और ये भी याद रखना, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब और सबसे पहले, अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हैं, इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर, हर क्लास का एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर अपने आप बना देता है। इज इट क्लियर? अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो हर क्लास के हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर एक कंपाइलर अपने आप क्रिएट कर देता है, जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इज इट क्लियर? किसी को सर डाउट है इसमें? सर आई हैव अ डाउट। बोलो। सर कंस्ट्रक्टर हम इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं, बट वी कैन इनिशियलाइज इन क्लास आल्सो ना, तो मतलब कंस्ट्रक्टर का उसके अलावा क्या यूज होता है क्या? क्लास के अंदर हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं? मतलब अगर कोई वेरिएबल आप यूज कर रहे हो तो यू डिफाइन इट्स वैल्यू, लाइक इफ यू टेक अ वेरिएबल ए एंड यू डिफाइन इट्स वैल्यू टू बी 10, तो आप कंस्ट्रक्टर उस केस में कब यूज करोगे ऐसे? हाँ, उस केस में आप नहीं करोगे, वो तुरंत वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। आप कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसा होता है जब हम वेरिएबल बना देते हैं लेकिन हम उसको यूज बाद में करते हैं, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते, होता है ना। हाँ सर। तो उस टाइम पे गार्बेज वैल्यू की वजह से बहुत अटपटा सा आंसर आता था, अजीब सा आंसर आता था। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बनाया गया।
आया समझ में? यस। देखिए मैं आपको एक चीज वापस बता देता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाया क्यों गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया गया, जैसे सी के अंदर जो या प्रीवियस जो भी लैंग्वेजेस थी उसके अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू दी जाती थी। गार्बेज वैल्यू की वजह से आंसर आते थे बट वो बिल्कुल भी मैच नहीं होते थे, और आप मतलब कई बार जब बहुत बड़ी डिजिट के क्वेश्चन होते थे तो पीपल आर वेरी कंफ्यूज कि आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, क्योंकि गार्बेज वैल्यू से कोई आंसर आएगा। जैसे कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int x, मैंने उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी, उसके अंदर 5 डिजिट की गार्बेज वैल्यू चली गई। फिर आपने लिख दिया x इंटू ए, ये आप प्रिंट करा रहे हो x इंटू 5, वैल्यू तो प्रिंट करेगा ना, इज इट और नॉट? तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाय डिफॉल्ट x के अंदर 0 डाल दिया। अब 0 मल्टीप्लाई 5 भी 0 आने लगा तो हमें समझ में आ जाएगा यार मैंने डिक्लेयर नहीं किया है इसलिए 0 आ रहा है, मैंने डिफाइन नहीं किया वैल्यू। समझ में आई मेरी बात? किसी को डाउट है इसमें? कोई डाउट है किसी को, हाँ या ना? नो सर। अब देखिए, एनी क्लास विच डज नॉट कंटेन any constructor, compiler itself supply the constructor but it is hidden, जो आपको नहीं दिखता है। For a programmer these constructor are called default constructor. Is it fine? अब देखिए, जैसे कि मैंने क्लास बनाई, ये मैंने क्लास बनाई है, इसके अंदर भले ही कोई डेटा मेंबर नहीं है, कोई फंक्शन मेंबर नहीं है, लेकिन क्लास ये सही है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। अभी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। आई बात समझ में? जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर हम हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है उसी लाइन से। ठीक है, और अगर आपने बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर तो वो कॉल होगा, अगर आपने नहीं बनाया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर का कंस्ट्रक्टर है जिसको हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं वो कॉल होगा। इज इट फाइन? यस सर, हम स्ट्रक्चर के लिए बना सकते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उनके हाँ, लिए बना सकते हैं क्या उसके लिए कंस्ट्रक्टर? अगर आपने स्ट्रक्चर वो नहीं किया है, मतलब स्ट्रक्चर के लिए बाय डिफॉल्ट वो नहीं होते, क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर नहीं होते, लेकिन आप बना सकते हो। अच्छा ओके। ठीक है, बट बेटर यही है कि आप स्ट्रक्चर की जगह क्लास से ही पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो वो आपके लिए Okay. कंफर्टेबल रहेगा। अच्छा ओके। ठीक है, क्योंकि कंपनी या जो सिनेरियो है जो मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो क्लास यूज करके होता है, स्ट्रक्चर यूज करके नहीं होता है। इज इट क्लियर? यस। स्ट्रक्चर मेनली सिर्फ डेटा मेंबर, नए टाइप का डेटा टाइप जो आप अपने हिसाब से बना रहे हैं, जैसे कि हमने लिंक लिस्ट या ट्री में बनाते हैं, उसके लिए क्रिएट किया जाता है। इज इट फाइन? यस सर। ओके, तो ये मैंने रीजन दिया है कि स्टैटिक क्यों नहीं होता, ये मैं बाद में आपको फिर से बता दूंगा, मुझसे पूछ लेना। अभी आपको स्टैटिक फंक्शन क्या होता है ये नहीं पता, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। इज इट फाइन? अब देखिए, कंस्ट्रक्टर से पहले क्या मेरे पास कोई एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर का? अच्छा, देखिए, अब एक तो कंस्ट्रक्टर हो गया। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर भी कई तरीके के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक सिंपल कंस्ट्रक्टर होता है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, और एक क्या होता है, टॉपिक कंस्ट्रक्टर होता है।
तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसमें आप पैरामीटर पास करते हैं। जब आप वैल्यू डिक्लेयर कर रहे होते हैं या ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, उस टाइम पे आप पैरामीटर अपने आप पास कर देते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। इज इट फाइन? जैसे कि आपने बाय डिफॉल्ट बता दिया कि सपोज आपकी कंपनी 10 तरह के बैग बनाती है, ठीक है, आपने बाय डिफॉल्ट मतलब जो मिनिमम रेंज है 500 से स्टार्ट है, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है 500 से लेके 1000 तक। तो आपने क्या किया, रैंडम वैल्यू ना जाए तो आपने उसकी बाय डिफॉल्ट जो एमआरपी है 500 कर दिया, ठीक है, जिसको आप जो जब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन में जाएगा उसके बाद वो उसको इवेल्युएट करेगा कि हाँ ये इस तरीके का है, अब इसकी वैल्यू 500 से चेंज करके नई वैल्यू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस वो फंक्शन आप गलती से कॉल करना भूल जाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो वैल्यू नहीं लेगा, वो क्या लेगा, 500 तो लेगा ही लेगा, जिससे कंपनी को लॉस नहीं होगा। आई बात समझ में? आ गया? कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? सर प्लीज एक बार रिपीट करें पैरामीटराइज देखिए, कंस्ट्रक्टर। जैसे कि सपोज आप हर चीज़ को जीरो पे इनिशियलाइज करते थे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आप चाहते हो कि आप बाय डिफॉल्ट की जगह आप उसको कुछ स्पेसिफिक वैल्यू से इनिशियलाइज करो। जैसे कि सपोज आपकी एक कंपनी है जो बैग्स बनाती है, ठीक है, आप 10 तरह के अलग अलग बैग बना रहे हो। अब बाय डिफॉल्ट अगर आपने उसका एमआरपी 0 रखा और कोई मतलब किसी एरर की वजह से आप उसको अपडेट करना भूल गए, तो आपको वो आपकी वैल्यू कितने में सेल हो जाएगी, 0 में, आपको लॉस हो जाएगा। इज इट और नॉट? यस सर। तो उस केस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक पैरामीटर पास कर दिया कि हाँ भाई इसकी वैल्यू मिनिमम 500 कर देनी चाहिए। तो ये मिनिमम 500 होगी, 500 से बाकी अगर हमने चेंज कर दिया तो अच्छी बात है, अगर चेंज नहीं किया, हम कहीं पे कोई एरर आ भी गया तो भी हमें लॉस तो नहीं होगा। इज इट फाइन? यस सर। हेलो। जैसे बीच में एक बार स्विगी में एरर आ गया था और उनका शायद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सही नहीं होगा, 0 रुपीज में ऑर्डर किए थे हम लोगों ने, 0 मतलब लिटरली 0, सिर्फ डिलीवरी चार्ज दिए थे। अब देखिए, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पहले आपको कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल देते हैं, ठीक है, फिर आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, मैंने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय EMP, दिख रही है आपको? इसके अंदर मैंने एम्प्लॉय की क्या मुझे सेव करना है, एज सेव करनी है, उसका नाम सेव करना है, उसकी सैलरी सेव करनी है। सैलरी फ्लोट में हो सकती है, एज मैंने इंटीजर में ली है और नेम लिया है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब देखिए, मैंने फंक्शन के अंदर, कैन यू सी दैट, मैंने फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन, मतलब क्लास के अंदर जो एक फंक्शन डिफाइन किया है वो EMP नाम से डिफाइन किया है, और जबकि क्लास का नाम भी EMP था। दैट मीन्स ये EMP क्या है, कंस्ट्रक्टर है। इज इट फाइन? यस सर। और एक फंक्शन और बनाया है सो, ठीक है, सो तो नॉर्मल फंक्शन है। अब EMP को देखिए डिफाइन कैसे करना है, ये मैंने सिर्फ डिक्लेयर किया। डिफाइन करते टाइम मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है सबसे पहले रिटर्न टाइप आता है, बट मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, तो वो तो हमने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद क्या आता है, क्लास नेम, जो क्लास नेम क्या है, EMP, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, देन उसका क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, एज इट इज सेम है जो कि क्लास का है। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. क्लास का नाम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर क्लास का नाम, क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, पैरामीटर लिखे हैं तीन पैरामीटर क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे पास क्लास के डेटा मेंबर 3 है,
तो उसके अंदर हमने क्या किया, इंट आई कैर स्टार जे और फ्लोट के, ये वैल्यू इसमें पास की जाएगी और फिर एज के अंदर आई चला जाएगा और नेम के अंदर जे चला जाएगा, सैलरी के अंदर के चली जाएगी। अब आप देखिए ये मैंने फिर नीचे मैंने शो फंक्शन बना दिया। शो फंक्शन देखिए नॉर्मल फंक्शन की तरह हुआ है जिसमें रिटर्न टाइप है, देन क्लास का नाम है, देन फंक्शन नेम है। इज इट फाइन? इज इट फाइन? Yes, sir. अच्छा ये बताइए कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर में होती है कि नहीं होती है? सुमित भाई तुम्हारी तो आवाज आती नहीं है, मतलब तो यू कैन राइट। और किसी को बताना है तो वो बता सकता है। सर मे भी होती है। मे भी होती है, कौन बोला? सर राशि। राशि होती है या नहीं होती है? मे भी कुछ नहीं होता, ठीक है। होती है। हाँ और कोई? नहीं होती सर। नहीं होती? अच्छा अच्छा। आप कंस्ट्रक्टर बना सकते हो अदिति अपने आप? मतलब कोई भी जी प्रोग्रामर क्या कंस्ट्रक्टर बना सकता है? हाँ सर। अब वो कंस्ट्रक्टर क्या करता है फिर? वैल्यूज लेता है यूजर से। वैल्यू इनिशियलाइज करता है, ठीक है। अगर हम वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो वैल्यू कैसे इनिशियलाइज होती है? बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, है ना? हाँ या नहीं? यस सर। दैट हाँ सर। मीन्स इसका मतलब क्या है, जो आपने अगर कंस्ट्रक्टर बनाया उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर दिया, हाँ कि नहीं? यस सर। तो फिर ओवरलोडिंग होती है नहीं होती है? होती है। तो कंस्ट्रक्टर में हमेशा फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। क्यों होती है? अगर नहीं होती तो फिर जो भी हम अपने जो भी प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर बनाता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रिप्लेस कैसे करता? आई मेरी बात समझ में? यस सर। पूजा, हाँ सर। अंकिता, Yes, sir. सुमित, तुमने बोला नहीं होती, तुम्हें आ गया समझ में ये बात? किनमें तुम्हें आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। ओके तो उससे पहले क्योंकि ओवरलोडिंग होती है इसलिए मैं फंक्शन ओवरलोडिंग पहले बता देता हूँ। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है? जिनमें फंक्शन ओवरलोडिंग पता है क्या होती है? नहीं सर। तो तुम्हें कैसे समझ में आया पिछली वाला टॉपिक? अभी आपने बोला हाँ समझ में आ गया। सर ये कंस्ट्रक्टर वाला समझ आया मेरे को। अच्छा, कंस्ट्रक्टर में फंक्शन ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि पॉलीमॉर्फिज्म होती है मतलब पॉली मल्टीपल मॉर्फ फॉर्म्स, ठीक है। यानी एक ही फंक्शन को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं विद द सेम नेम, ठीक है। जिनमें आई बात समझ में? हाँ सर। एक ही फंक्शन को हम सेम क्लास के अंदर कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जबकि नेम सेम होता है। क्लियर है? यस सर। अब मतलब कि एक ही फंक्शन अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। इसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो तरीके से होती है, एक होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इज इट क्लियर? अब यहाँ देखो, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, सो करके एक फंक्शन है जो विद इन अ क्लास है। ये अलग अलग तरीके से डिक्लेयर और डिफाइन है। आप देखिए, पहले सो के अंदर 3 हम वेरिएबल पास कर रहे हैं, सेकंड में हम 1 पास कर रहे हैं लेकिन वो इंटीजर कर रहे हैं, थर्ड में हम एक ही कर रहे हैं लेकिन हम डबल कर रहे हैं, फोर्थ में हम क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल पास कर रहे हैं, फिफ्थ में भी 2 कर रहे हैं लेकिन उनका सीक्वेंस चेंज है। आया समझ में?
चिन्मय? सर क्या आप एक बार वापस बता सकते हो? ये देखो आपको हाईलाइटेड फंक्शन दिख रहे हैं इस टाइम पे। हाँ सर। अब ये देखो सारे फंक्शन के नेम सेम है। हाँ अब इसमें देखो फर्स्ट फंक्शन है उसमें 3 वेरिएबल पास करने हैं, तीनों इंटीजर टाइप के, है ना? यस सर। सेकंड में मैं इंटीजर पास कर रहा हूँ, थर्ड में मैं डबल पास कर रहा हूँ, फोर्थ और फिफ्थ में हम सेम वेरिएबल पास कर रहे हैं, 2 वेरिएबल पास कर रहे हैं, एक इन टाइप का एक डबल टाइप का, बट वो दोनों अलग अलग फंक्शन है। क्यों अलग अलग है? क्योंकि दोनों का सीक्वेंस अलग है। आगे समझ में? ओके सर। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, अब चिन्ह में देखो, अब सेम फंक्शन हमने 5 तरीके से डिफाइन कर दिया। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है इस टाइम पे? बताओ। सर ये पैरामीटर से समझेगा। हाँ, वो फंक्शन किस फंक्शन को कॉल करना है वो पैरामीटर से समझेगा। किस किस तरीके से समझता है? वो 3 तरीके से समझता है। ये देखिए, नंबर ऑफ आर्गुमेंट मतलब कितने पैरामीटर पास कर रहे हैं, टाइप ऑफ आर्गुमेंट कौन से टाइप का आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एंड ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट कि किस ऑर्डर में पास कर रहे हैं। इज इट क्लियर? आया समझ में यस चिन्मय? सर। अब देखो एग्जांपल देता हूँ। नंबर ऑफ आर्गुमेंट, फर्स्ट और सेकंड जो फंक्शन है इनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट अलग है। पहले में 3 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, सेकंड में सिर्फ 1 आर्गुमेंट पास हो रहा है, तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर लेगा वो। यस सर। अब सेकंड है टाइप, सेकंड किस बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं? टाइप ऑफ आर्गुमेंट। टाइप ऑफ आर्गुमेंट कैसे? ये देखो सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल देखो, सेकंड में हम इंट पास कर रहे हैं, थर्ड में हम डबल पास कर रहे हैं, तो डिस्टिंग्विश कर लेगा। हाँ सर। अब थर्ड किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस। तो ये लास्ट 2 एग्जांपल देखिए, फोर्थ एंड फिफ्थ में, एक में हम भेज रहे हैं इंटीजर डबल और एक में भेज रहे हैं डबल इंटीजर। दैट मीन्स वो दोनों अलग अलग हैं और कंपाइलर इनको डिस्टिंग्विश कर लेगा। क्यों? क्योंकि सीक्वेंस अलग अलग है। आगे समझ में? यस सर। किसी को डाउट है फंक्शन ओवरलोडिंग में अभी? है क्या? अच्छा चलिए, अब मुझे एक डिफरेंस बताइए। कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होते हैं, ये मैंने बता दिया आप सबको। फंक्शन ओवरलोडिंग जो हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, कंपाइलर डिस्टिंग्विश कर रहा है, वो या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे कर रहा है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट यानी पैरामीटर, या सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर में कर रहा है, बट वो रिटर्न टाइप पे नहीं करता है। क्यों? ये इसका आंसर आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, देख लीजिए। कंपाइलर जो फंक्शन ओवरलोडिंग करता है वो रिटर्न टाइप पे डिस्टिंग्विश नहीं करता है। क्यों? अदिति बताओ। सर बिकॉज फंक्शन की बॉडी इम्पोर्टेंट है ना, वो रिटर्न टाइप कुछ भी होगा तो भी चले तो जाएगा। क्या हो गया? मतलब रिटर्न टाइप कुछ भी होगा मतलब? ऐसे थोड़ी। हम जब पैरामीटर पे कर रहे हैं तो हम रिटर्न टाइप पे भी कर सकते होने चाहिए। वैष्णवी? पूजा? सर्वरी? अरे कुछ तो बोलो, कोई तो आंसर दो। सर हमारे पास 5 फंक्शन। उज्जवल तुम्हारी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ। सर सपोज हमारे पास 5 फंक्शन, सपोज तुम्हारे पास 5 फंक्शन है, 5 हाँ फंक्शन है, उनका रिटर्न टाइप इंट है, हाँ राइट? तो अगर हमने और अगर रिटर्न टाइप से हम सपोज हमने उसको डिस्टिंग्विश किया तो एक ही लेगा ना, सिर्फ एक ही फंक्शन लेगा मेरा, दूसरा लेकिन नहीं अगर लेगा। फ्लोट कर दें एक को तो वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना।
कैसे क्या कर सकते, लेकिन मुझे तो int पे चाहिए ना मेरी वैल्यू। यार ये तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है ना इंट वाली, लेकिन यूनिवर्सल तो नहीं हुई ना। यूनिवर्सल किसी को फ्लोट में चाहिए हो तो, वो ले सकता है, लेकिन लेता नहीं है, लेकिन तो उसमें फंक्शन लेकिन ये ओवरलोडिंग नहीं फिर होती है। तो क्यों नहीं होती है? कोई आंसर गेस करना चाहता है? सर कंपाइलर कॉम्प्लेक्सिटी जब वगैरह। कंपाइल करता है। राशि? हेलो हाँ बताओ। सर, कंपाइल करते वक्त वो रिटर्न टाइप नहीं देखेगा, वो फंक्शन की बॉडी ही देखेगा ना, बेटा वो क्योंकि फंक्शन की यूनिटी। बॉडी नहीं देखता है, पहली बात तो फंक्शन का सिर्फ डिक्लेरेशन देखता है, ठीक है? हाँ तो डिक्लेरेशन में तो रिटर्न टाइप होता है। सर क्योंकि कंस्ट्रक्टर को रिटर्न टाइप होता ही है। यस, ये मैं आप बता रहा हूँ क्यों। देखिए, अगर फंक्शन ओवरलोडिंग रिटर्न टाइप पे बेस करने लगी तो कंस्ट्रक्टर कैसे ओवरलोड होंगे? क्योंकि कंस्ट्रक्टर का तो रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। अदिति, यस सर। आगे समझ में? अगर हाँ सर। कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप पे कभी भी ओवरलोड नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर ओवरलोड होते हैं कंस्ट्रक्टर पे, लेकिन रिटर्न टाइप नहीं होता है। इज इट क्लियर? यस और सर। एक चीज और याद रखना, जो हम फंक्शन का ओवरलोडिंग होती है, ये सारे फंक्शन विद इन वन क्लास डिफाइन होते हैं। ये एक ही क्लास के फंक्शन होते हैं। आई बात समझ में? अगर वो अलग अलग क्लास के फंक्शन हैं तो उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते टाइम फंक्शन के नाम से पहले क्लास नेम भी आता है, तो वो दोनों फंक्शन टोटली डिफरेंट फंक्शन है जिनका एड्रेस अलग अलग है, अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर? सर सपोज हमने इनहेरिटेंस यूज किया हो तो तभी उसमें होगा, क्या? तब ये कर। सपोज हमने इनहेरिटेंस यूज किया है, ठीक है, तुम्हारी आवाज़ तो बहुत धीमे आ रही है। हाँ सर, इनहेरिटेंस में ये जो प्रॉपर्टी आपने बताई ये इम्प्लीमेंट होगी क्या? क्या रिटर्न में? क्योंकि इनहेरिटेंस में तो हम जो पेरेंट क्लास होती है उनकी जो प्रॉपर्टी होते हैं वो एक्सेस करते हैं ना दूसरे क्लास में, राइट? इनहेरिटेंस में? अच्छा, हाँ। हाँ तो कंस्ट्रक्टर वहाँ पे मतलब उनकी वैल्यू चेंज कंस्ट्रक्टर हो वहाँ सकती पे है क्या? कॉल होते हैं, लेकिन ओवरलोडिंग भी होती है। लेकिन जो फंक्शन ओवरलोडिंग होती है वो सारे फंक्शन विद इन सेम क्लास होने चाहिए। अगर वो पेरेंट क्लास और ड्राइव क्लास में एक ही फंक्शन है तो वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है, उसको बोलते हैं ओवरराइडिंग। अच्छा। ठीक है, ओके। अब देखिए, आगे मैंने लिखा है एंड सो एंड वॉइड सो। ये दोनों फंक्शन अगर हम करेंगे तो नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि रिटर्न टाइप पे कंपाइलर डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। इज इट क्लियर? यस सर। अब इसका मैंने आगे आंसर लिखा है, कंपाइलर डज नॉट कंसीडर रिटर्न टाइप, otherwise constructor can never be overloaded as they don't have any return type. Function overloading allows some function name in same scope. समझ में आ गया? सेम स्कोप मतलब विद इन सेम क्लास। इज इट क्लियर? फंक्शन ओवरलोडिंग में किसी को डाउट है? हेलो? नो सर। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट में वापस करता हूँ, इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है।